हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिएट जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिविल प्रोसीजर कोड का टॉपिक लेंगे, रेस जुडिकाटा सेक्शन 11। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन में मेनली दो मैगजीन हैं इसमें, तो उनको एक्सप्लेन किया है। रूल ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन टू मैक्सिम्स, नेमो डेबिट लिस वेक्सारी प्रो यूना एट एंडम कोजा। प्रीलिम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस का क्वेश्चन आता है, अगर सपोज डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लिखें तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो नो वन ought टू बी ट्रबल्ड ट्वाइस फॉर वन एंड सेम कोज। पहले आप इनको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सेक्शन 11। और बी है इंटरेस्ट rie publicae ut sit finis litium, इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड ऑफ लॉ सूट। देखो 11 में क्या बात कर रहा है कि एक सूट आप इंस्टीट्यूट करने जाते हो कोर्ट में, ठीक है। पता चलता है कि ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो जो आप सूट लेके गए हो वो आपका रेस जुडिकाटा के अंदर आकर नहीं लिया जाएगा या ट्राई नहीं किया जाएगा, ठीक है। हमने सेक्शन 10, मैंने आपको पहली वीडियो में रेस ऑफ जुडाइस पढ़ाया, उसमें क्या था, प्रोसीड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे तो ट्राई ही नहीं होगा, ट्रायल स्टार्ट नहीं होगा, ट्राई ही नहीं करेगा कोर्ट, ठीक है। तो रेस जुडिकाटा में रेस ऑफ जुडाइस से अलग दो तीन चीज़ों में डिसिमिलरिटी हो जाती है कि ये डिसाइडेड जो सूट है पहले वाला उस पे लगता है, और हमने रेस ऑफ जुडाइस पढ़ा वो था पेंडिंग पे, यानी कि पहला वाला सूट पेंडिंग है, चल रहा है, ठीक है। तो अगर रेस जुडिकाटा का वैसे मीनिंग देखें तो ए थिंग डिसाइडेड, यानी कि एक चीज़ जब डिसाइड हुई है तो एक पर्सन दो दो बार उस चीज़ को क्यों भुगते। नो वन ought टू बी ट्रबल्ड, उसे ट्रबल क्यों हो, जब एक चीज़ डिसाइड होगी तो आप दूसरी बार उसे ले जाके जो दूसरी पार्टी है, डिफेंडेंट है, उसे तो ट्रबल ही होगा, तो वो क्यों भुगते। और दूसरी चीज़ कि स्टेट का इंटरेस्ट होता है कि लॉ सूट का एंड हो जाए, देयर शुड बी एन एंड ऑफ लॉ सूट। ये नहीं कि चलता रहे, एक बार डिसाइड हो गया फिर ले आए और दूसरी बार ले आए, तीसरी बार, ऐसे तो केस की भरमार हो जाएगी। इसीलिए रेस जुडिकाटा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल प्रोसीजर कोड में, ठीक है। इंट्रोडक्शन और मीनिंग आपको पता चल गया। अब आते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स पे, यानी कि क्या चीज़ें अप्लाई होंगी तो जब रेस जुडिकाटा लगेगा। तो सबसे पहले बात है, मैं एक बार आपको बेरेक्ट बता दूं, तो कोर्ट जो है ट्राई नहीं करेगा सूट और इशू। यहाँ पे सूट के साथ साथ कोई इशू पे भी रेस जुडिकाटा लग सकता है। यानी कि क्या मतलब हुआ, पहले एक सूट डिसाइड हो गया, ठीक है, दूसरी बार आप दोबारा कोर्ट में जा रहे हो और अपना सूट आपने दाखिल कर दिया और चल रहा है वो, ठीक है, स्टार्ट हो गया है उसका प्रोसीडिंग्स वगैरह। अब क्या है कि एक इशू आया कोर्ट के सामने, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह से इशू होते हैं सूट में, आगे मैं आपको बताऊंगी सिविल प्रोसीजर कोड में जब हम आगे पढ़ेंगे। अब किसी एक इशू पे भी कैसे लगेगा कि एक कोई इशू है प्रेजेंट सूट में, वो इशू पहले सूट में सॉल्व हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, सेम मैटर इन इशू, सेम पार्टी, सेम सूट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब पहले सूट था उसमें ये इशू था, तो ये डिसाइड हो चुका है, तो ये दोबारा अब नहीं लाया जाएगा, तो यानी कि सूट और इशू दोनों पे लगता है। तो इंग्रेडिएंट्स सब आगे स्टार्ट हो जाते हैं। देखो, द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट हैव बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन फॉर्मर सूट। सिंपल, जो मैटर इन इशू मेन मुद्दा था वो अब है वही पहले था, ठीक है। सेकंड है, फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। देखो,
बेरेक्ट आप जब आप देखोगे तो यूं की यूं वर्डिंग है, सेकंड इंग्रेडिएंट्स को रिगार्डिंग पार्टीज उठाया है, पहले भी पार्टीज सेम थी अब भी वही हैं, या क्लेम करती हुई भी यानी कि रिप्रेजेंट करती हुई भी पार्टीज आ सकती हैं। ओके। थर्ड है सच पार्टीज मस्ट हैव बीन लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन द फॉर्मर सूट। मेन मार्क कर लेना टाइटल को, स्टार मार्क कर लेना बेरेक्ट में, टाइटल जो है पहले भी सेम था अब भी सेम है जो हम लिटिगेट करना चाहते हैं सूट में। फोर्थ है द कोर्ट ट्राइंग इन फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट इशू। जो पहले सूट था उसका जो कोर्ट जिसने डिसीजन दिया उसकी कॉम्पिटेंसी अब वाले सूट में भी होनी चाहिए, यानी कि ये मुद्दा वो कोर्ट भी ट्राई कर सकता है, उसकी कॉम्पिटेंसी होनी ज़रूरी है। जो अब आप सूट लेके आ रहे हैं या इशू लेके आ रहे हैं, सूट और इशू दोनों, क्योंकि ये दोनों पे लगता है इसलिए हमें ये बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सूट आप अकेले ना लिखें, इशू ज़रूर लिखें। सब्सिक्वेंट सूट और इशू आपका जो कोर्ट ने पहले वाले कोर्ट में जो सूट डिसाइड किया है उसकी कॉम्पिटेंसी अब वाले उसमें भी होनी ज़रूरी होगी। अब अगर अब कॉम्पिटेंसी नहीं होती है यानी कि ये इंग्रेडिएंट फेल हो जाएगा और रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। लास्ट पॉइंट है मैटर जो है सब्सिक्वेंट सूट में मस्ट हैव बीन हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय कोर्ट इन फर्स्ट सूट। जो मैटर अब आप प्रेजेंट वाले सूट में ला रहे हो वो मैटर अच्छी तरह से हियर्ड एंड फाइनली डिसाइड हो चुका है पहले सूट में कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है आगे इन्हीं वर्ड्स को, जैसे हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, ये सब चीज़ें आगे आपकी ली जाएंगी एक्सप्लेनेशंस में कि हियर्ड फाइनली डिसाइडेड का मतलब क्या हुआ, कि सुन ली और फाइनली डिसाइड हुआ क्या मतलब है उसका। और आगे मैं एक्सप्लेनेशन में ही आपको समझा दूंगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 देखिए क्या कहता है। फॉर्मर सूट को डिफाइन करता है। आप बार बार कह रहे हो फॉर्मर सूट फॉर्मर सूट फॉर्मर सूट, कि पहले वाला सूट है उसने सॉल्व किया, वो कौन सा सूट है वो। एक एग्जांपल पे समझिएगा। एक ये 2 कोर्ट हैं और इंस्टीट्यूट हुआ इसमें 1/1/2000 में, दूसरे कोर्ट में हुआ 10/1/2000 में, ये बाद में हुआ ये पहले हुआ। अब क्या है, डिसाइड ये नहीं हुआ ये हो गया बाद वाला, तो ये वाला जो है फॉर्मर सूट माने जाएगा इसके लिए, यानी कि फर्स्ट वाले सूट पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा। फॉर्मर सूट शैल डिनोट अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयर टू। सिंपल। सेकंड एक्सप्लेनेशन बताती है कॉम्पिटेंसी के बारे में। कॉम्पिटेंसी डिटरमाइन एक राइट ऑफ अपील के द्वारा नहीं की जाएगी, यानी कि किसी कोर्ट की अपील किस में है वो नहीं बताएगी कि कॉम्पिटेंसी है या नहीं। यानी कि अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी डायरेक्ट हाई कोर्ट में हो रही है तो कॉम्पिटेंसी केवल आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ही तय की जाएगी कि उसकी पावर क्या है, ये कॉम्पिटेंसी है। लेकिन अगर उसकी अपील उसमें होती है तो वो मैटर नहीं करेगी रिगार्डिंग कॉम्पिटेंसी टू डिटरमाइन कॉम्पिटेंसी। सिंपल। थर्ड जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कहता है कि 2 पार्टी हैं, सपोज एक ने आरोप लगाया एलिज्ड किया दूसरी को बी को, तो बी या तो डिनाई करे या एडमिट करे। और ये डिनाई जो एडमिट, यानी कि मान लो ए ने कहा कि ये जो घर है जिस पे मैं सूट इंस्टीट्यूट कर रहा हूँ हियर का, तो ये बी के खिलाफ है। या तो अब बी मना करेगा या एडमिट करेगा कि हाँ भाई इसका जो उत्तराधिकारी ये हेयर जो है ए है, या तो वो ये कहेगा या कहेगा कि नहीं है। तो वो वहाँ पे दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ए की आरोप लगाने की और बी की या तो डिनाई करने की या एडमिट करने की। और ये दोनों चीज़ें कैसे होंगी, या तो एक्सप्रेस डायरेक्ट ही कर दे या फिर इम्प्लाइडली, यानी कि या तो डायरेक्ट कह दे या इनडायरेक्टली इम्प्लाइडली भी कह सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 3 हो गई है हमारी, आई होप आपको समझ में आई होगी। एक्सप्लेनेशन 4 जो है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इजी है, पर इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। बेरेक्ट में आप राइट कर सकते हैं इसे। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या है, देखो कोई भी मैटर जो लाया जा सकता था पहले सूट में लेकिन लाया नहीं गया तो वो आगे वाले सूट में आप नहीं ला सकते।
एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि कोई ऐसा मैटर था जो डिफेंस और अटैक में आप बना सकते थे। डिफेंस में पार्टी जो इंस्टीट्यूट कर रही है वो, अटैक में या दूसरी पार्टी, दोनों ला सकती हैं। वैसे डिफेंस और अटैक में तो कोई भी कर सकती है, दोनों पार्टी, डिफेंडेंट भी और प्लेंटिफ भी। तो वो ला सकती थी उस मैटर को पहले सूट में, लेकिन लेके नहीं आई, लेकिन तब भी वो रेस जुडिकाटा उस मैटर के लिए माना जाएगा। अब आप उसे दूसरे में नहीं ला सकते, क्योंकि ये माना जाएगा कि वो उस पे बार है, क्योंकि रेस जुडिकाटा कहता ही यही है कि बार है एक चीज़ पे, आप दोबारा उसको नहीं उठा सकते। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट माइट और ऑट टू हैव, देखा दोनों यूज हुए हैं, क्योंकि ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक दोनों कर सकते हैं। might and ought to have urged a question in a former litigation, he would be stopped from raising same question in a subsequent suit, either as an attack or defense if other condition of res judicata are satisfied। यानी कि और कंडीशन भी सेटिस्फाई करें, यानी कि जैसे मैटर इन इशू सेम हो, टाइटल सेम हो, पार्टी सेम हो, लेकिन एक मैटर इन इशू था, वो आपने वहाँ उठा सकते थे उसे, लेकिन आपने नहीं उठाया तो माना जाएगा आपने उठा लिया था उसी में। सिंपल, तो रेस जुडिकाटा लग जाएगा। अगर इसीलिए बोला अदर कंडीशंस ऑफ रेस जुडिकाटा आर सेटिस्फाइड। फेमस केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में देखो, आप इसे एक्सप्लेन ना करके जो लो पॉइंट कोर्ट ने बताए हैं वो लिखेंगे। देखो कोर्ट ने क्या कहा, सेम केस मे गिव राइज टू 2 और मोर कोज ऑफ एक्शन, कि एक केस में हो सकता है 2 या उससे ज़्यादा कोज ऑफ एक्शन उठे। उस केस में अगर पर्सन अलाउ कर दिया जाएगा कि वो एक मैटर इन इशू चुन ले और सू कर दे एक कोज ऑफ एक्शन पे, और दूसरे को रिजर्व कर ले फॉर फर्दर लिटिगेशन, तो वहाँ पे बर्डन ऑफ लिटिगेशन कोर्ट का बढ़ जाएगा, एब्यूज़ हो जाएगी पावर किसकी, कोर्ट की। क्यों? क्योंकि बार बार ऐसे एक मुद्दा नहीं उठाया, दोबारा ले आएंगे उसको कि दूसरे सूट में उठाएंगे, तो ये प्रिविलेज कोर्ट नहीं देगा, ऐसा नहीं कर सकते। बिकॉज ट्रीटेड व्हेन सच ए कोर्स ऑफ एक्शन, इस तरह की चीज़ें होंगी तो वो एब्यूज ऑफ प्रोसेस होगा, किसका, कोर्ट का। सिंपल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 5 कहती है कोई रिलीफ क्लेम जो आपने किया था प्लेंट में, कोर्ट ने वो नहीं दिया तो वो माना जाएगा कि वो मना कर दिया गया है। जो चीज़ आपको नहीं दी गई, आपने मांगी थी, तो वो मानी जाएगी। सिंपल, रिफ्यूज़ कर दी, ठीक है। 6 में जो ये है एक्सप्लेनेशन, वो बताती है रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में। वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट पब्लिक और प्राइवेट राइट, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सूट्स ज़्यादा प्राइवेट पब्लिक राइट में ज़्यादा बनते हैं और प्राइवेट राइट में भी। क्लेम्ड इन कॉमन, ऑल पर्सन्स इंटरेस्टेड इन सच राइट्स बी डीम टू क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग। सिंपल है, रिप्रेजेंटेटिव सूट पे भी रेस जुडिकाटा जो है वो लग जाएगा, ये बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन 7 फिर आती है, देखिए एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे रेस जुडिकाटा लगता है। 7 पूरा पेरेक्ट थोड़ा रीड करना, आपको पता चलेगा इसमें मेनली बात कह रहा है कि एग्जीक्यूशन पे लगता है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ फिर भी। प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एंड रेफरेंसेज इन दिस सेक्शन टू एनी सूट इशू और फॉर्मर सूट शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंसेज टू अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। देखो आपने पढ़ लिया, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जीक्यूशन पे कैसे लगता है। ये देख लेना, 1976 में ये ऐड किया था, ये सीपीसी जब बनी उसमें नहीं था, तो बाद में ऐड किया है, तो ये पीटी का क्वेश्चन बन जाता है कब ऐड हुआ। एक्सप्लेनेशन 7 रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन इन रेस जुडिकाटा, सो व्हेन एडेड 1976। देखो क्या कह रहा है, कोर्ट जो है एग्जीक्यूट करता है डिक्री, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन लेता है, एग्जीक्यूशन का भी, डिस्चार्ज का भी, सेटिस्फेक्शन का, किसका, डिक्री का, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन है कि जो डिक्री है एग्जीक्यूशन में वो गलत है, यानी कि उसे आप एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ले सकता है, ये ऑर्डर 21 में पढ़ेंगे, पर वैसे आप जान लीजिए
एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ये ऑब्जेक्शन ले सकता है, EDS बोलते हैं, एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कि भाई जो डिक्री थी वो मतलब नल थी, ठीक नहीं थी, ये ऑब्जेक्शन उठे एग्जीक्यूशन में। अब ये ऑब्जेक्शन उठ गए क्योंकि ये रिलेट करते हैं एग्जीक्यूशन से। अब ये ऑब्जेक्शन एक बार उठने के बाद आपका केस जो है वो डिसाइड हो गया, एग्जीक्यूशन भी हो गया उसका, यानी कि वो बात नहीं मानी गई। इस चीज़ को आप बार बार उसमें एक इंडिपेंडेंट सूट भी अगर रेज करते हैं तो उसमें ये चीज़ रेज नहीं की जाएगी, डिक्री में परमिट नहीं किया जाएगा कि आपने एग्जीक्यूशन में वो बात कही थी कि जो डिक्री है वो नल है, वो बार बार आप उसको परमिट नहीं करेंगे, उस पर रेस जुडिकाटा लगेगा, ठीक है, वो बार हो जाती है वो चीज़ क्योंकि वो डिसाइड हो चुकी है। ऑब्जेक्शन इज वन रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड इट मस्ट बी रेज्ड इन एग्जीक्यूशन and after the court orders execution on the view that there is executable decree by operation of rules, यानी कि एग्जीक्यूट करवानी है। आप कह रहे थे कि नल है डिक्री और लेकिन कोर्ट ने जो है एग्जीक्यूट करवा दी बाय ऑपरेशन ऑफ रूल्स ऑफ रेस जुडिकाटा। एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू वैलिडिटी ऑफ दैट डिक्री कांट बी परमिटेड टू रेज्ड इन एन इंडिपेंडेंट सूट, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन 8 कहती है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एग्जीक्यूशन पे किस तरह से बोलता है कि एग्जीक्यूशन पे रेस जुडिकाटा लगता है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के आगे ऑब्जेक्शन उठे और वो बाद में सॉल्व कर दिए गए, आप उसको बार बार नहीं उठा सकते, यानी कि आगे जो सूट होगा तो उसमें ये बात उठ सकती है कि एग्जीक्यूशन में ये चीज़ डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो प्रीवियस सूट का होगा ना, अब तो आपने इंस्टीट्यूट किया है तो प्रीवियस में आप कह सकते हो कि प्रीवियस सूट का एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने ये डिसाइड कर चुका है, अब आप इसे दोबारा नहीं उठा सकते, ओके। एक्सप्लेनेशन 8 कहती है इशू हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, इसका मतलब क्या है। तो ये कहती है कि मान लो आपका अब सूट है, आपने इंस्टीट्यूट कर दिया और पहले वाला जो सूट था वो ऐसा कोर्ट था जो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन का था, मतलब वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे ही सुनवाई करता था, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं था, तब भी माना जाएगा कि वो सब्सीक्वेंट सूट जो है वो ले सकता है, वो ट्राई कर सकता है। दोबारा समझिएगा, इशू हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, ठीक है, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन का कोर्ट था, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे वो केस सॉल्व कर दिया, थी उसकी क्या लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। अब वाले सूट में उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर पे था, तो ना तो उसकी पेक्यूनरी है या सब्जेक्ट मैटर। कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है, इसलिए मैंने बताया आपको सब्जेक्ट मैटर है ना यहाँ पे। अब इस सब्जेक्ट मैटर और पेक्यूनरी लिमिट लगती है, यानी कि कॉम्पिटेंट नहीं है इन दोनों ही के रिगार्डिंग, कौन सा सब्सीक्वेंट सूट, तब भी माना जाएगा इशू हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। क्यों? क्योंकि आपने मेन सेक्शन में पढ़ा कि जो प्रीवियस सूट है ये वाला, ये जो कोर्ट है इसकी कॉम्पिटेंसी अब वाले सूट में भी होनी ज़रूरी है, हम पढ़ के आए। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्सप्लेनेशन 8 एक तरह से एक्सेप्शन भी है। ये क्या कह रहा है कि लिमिटेड जुरिस्डिक्शन यहाँ पे थी, अब कॉम्पिटेंसी यहाँ नहीं है, तब भी माना जाएगा इशू हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, ठीक है। आप इसको इतना समझ लेना, मैं मेंस का क्वेश्चन उठाऊंगी, कई एग्जाम में पूछा है, और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगी जब मैं मेंस राइटिंग करवाऊंगी CPC की, ठीक है। इतना आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्वेश्चन में हमें अटेम्प्ट कैसे करना है वो हमें समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं छोटे छोटे, इसी में मैंने सोचा कि ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडाइज सेक्शन 10-11 का डिफरेंस क्या है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताए थे। रेस जुडिकाटा सूट और इशू पे लगता है, सेक्शन 10 केवल सूट पे। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा के अंदर जो पहला वाला सूट है वो डिसाइड हो चुका है, लेकिन सेक्शन 10 रेस सब्जुडाइज में पेंडिंग है पहले वाला सूट। थर्ड में आप ट्राई नहीं कर सकते
और रेस्ट सब जुडाइस में प्रोसीड नहीं कर सकते। तीन आपको थोड़े से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, मैंने कीवर्ड उठाए हैं ये आपको। आई थिंक हाफ से फालतू पेज बना के आप इनको एक्सप्लेन करके 10 नंबर का क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मैं मीन्स राइटिंग में इसे भी उठा लूँगी आप कहेंगे तो। और आगे क्वेश्चन है, क्या कंसेंट डिक्री पे रेस जुडिकाटा लगता है? यानी कि प्रीवियसली सूट था, ठीक है, उस पर आपने आपस में कंसेंट करके डिक्री करवा ली कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं ऐसे ऐसे है। अब आप दोबारा सूट आपने इंस्टीट्यूट कर दिया, तो वहाँ पे क्या रेस जुडिकाटा लगेगा? नहीं, कंसेंट डिक्री पे नहीं लगता। ठीक है, क्वेश्चन एक और है, रेस जुडिकाटा क्या एक्स पार्टी पे लगता है? यानी कि दूसरी पार्टी को बिना सुने कोर्ट ने फैसला दिया था प्रीवियसली सूट में। ठीक है, अब आप दोबारा ले आए सब्सिक्वेंट सूट में सेम मैटर इन इशू वगैरह। अब आप कह रहे हो कि जो पहला वाला था एक्स पार्टी उस पर नहीं लगना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं सुना गया। नहीं लगेगा, उस पर रेस जुडिकाटा लगता है, कंसेंट पे नहीं लगता, एक्स पार्टी पे लगता है। एक्स पार्टी अगर ऑर्डर दिया गया था तो लगेगा, क्योंकि देखो लॉजिक है, यहाँ तो पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट है और एक्स पार्टी तो कौन देता है? कोर्ट। तो कोर्ट ने फाइनली डिसाइडेड तो किया है, अगर एक्स पार्टी डिसीजन दिया तो वो हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड तो कोर्ट ने किया है, तो क्यों नहीं लगेगा? यहाँ लग जाएगा और यहाँ नो। डायरेक्ट में ही लिख लेना, ये प्रीलिम में पूछते हैं ज़रूर, कई एग्जाम में मैंने देखा है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इनको इसमें उठा लिया। बाकी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं रेस जुडिकाटा से, और अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं उन्हें जल्दी कोशिश करूँगी मेंस राइटिंग में उठाने की, रेस जुडिकाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे और एक्सप्लेन हो जाएगा। और मैं एक इसका अप्लाइड क्वेश्चन उठाऊँगी, आपको फिर और समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।